बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और बोर्ड्स की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। इसी में ये जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, बाहुबली सीरीज, इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। मैंने आपके लिए वन शॉट डिटेल्ड पीवाईक्यूज, डेरिवेशंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और यही नहीं, अभी 30 मिनट्स का रिवीजन सीरीज भी चालू है, तो आप वो भी देख के बड़ा एडवांटेज अपना ले सकते हैं, फायदा कर सकते हैं, तेजी से चीजों को कवर कर सकते हैं। और ये सीरीज तो एमसीक्यू चली रही है, मैं आपको बताता चलूंगा कि कहां इन चीजों को आप देख सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले एक बात याद दिला दूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स का कंटेंट इजी भाषा में मिले और टॉप क्वालिटी कंटेंट मिले, तो आप झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए। देखिए, आज जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। और जैसा मैंने कहा कि ये एमसीक्यू की सीरीज है, बाहुबली सीरीज। ये बाहुबली सीरीज क्यों है? क्योंकि 3 खास बातें हैं। एक तो हम लोगों ने इसके अंदर ऑल पीवाईक्यूज लिए हैं जो पिछले 10 सालों में आए हैं, लगभग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लिए हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी डाले हैं, जिससे ये पूरी चीज पावर पैक्ड हो जाती है। तो इसको पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़िए। आपके लिए देखिए ऑल वीडियो लाइब्रेरी मैंने बना दी है, यानी जो भी सीरीज मैंने अभी गिनाई आपको या जो आएंगी सब एक जगह आपको दिख जाएंगी। इसमें देखिए बुकलेट टाइप है, एक शीट टाइप है, जहां पर ये देखिए वन शॉट दिख रहा है, पीवाईक्यू और भी चीजें लगी जो आ नहीं पाई हैं इसमें, डेरिवेशंस है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, एमसीक्यू सीरीज है, 30 मिनट रिवीजन है। और जो भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं उस प्ले बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा जो आप देखना चाह रहे हैं। तो आपको ये भी पता रहता है कि कौन कौन सी सीरीज अरविंद सर आपके लिए बना रहे हैं और अपनी पढ़ाई में किस स्टेज पर हैं, उसके हिसाब से आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी, ये जो लाइब्रेरी है, एग्जाम टाइम के लिए समझ लीजिए एकदम अमृत है, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है, जल्दी चीजें कवर करनी है, ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप पहुंचेंगे कहां, कैसे? ऑल वीडियो लाइब्रेरी में इसके 2 तरीके हैं। एक तो अरविंद एकेडमी के होम पेज पे आए, ये देखिए लिंक लगा हुआ है, इस लिंक को क्लिक करें, ऐसे खुलेगा। इसको पहले लिंक को क्लिक करते हुए जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर। दूसरा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा इसका लिंक, जिससे यहां से भी क्लिक करके आप जा सकें। तो जो आपको सुविधा लगे वहां से क्लिक करके जाइए और अपनी इच्छा अनुसार वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। तो होम पेज से जा सकते हैं, लिंक जो मैं लगाऊंगा डिस्क्रिप्शन में उससे आप जा सकते हैं। फायदा क्या है इससे? एक तो है कोई टाइम वेस्टिंग नहीं, एग्जाम टाइम में आपका टाइम वेस्ट हो ये बिल्कुल गलत बात होगी, तो टाइम वेस्टिंग नहीं है। दूसरी बात, इजी एक्सेस है, आसानी से आप पहुंच सकते हैं। और तीसरी बात, आप अपडेट रहते हैं कि अरविंद सर कौन कौन सी सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिससे वो उसका फायदा उठाएं। क्योंकि मैं जो सीरीज लेके आऊंगा वो आपके फीडबैक पे ही बेस्ड होती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए कि आपको चाहिए क्या, जिससे आपको चीजें मिलती रहें आपके अकॉर्डिंग। ठीक, कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि इसका पीडीएफ उनको मिल जाए, तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहां पर इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, वो नोट्स बनाने के आपके काम आ सकता है। अगली बात, अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके लिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। एक है 10 साल का पीवाईक्यू, तो इसमें ये फुली शॉर्ट है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज है, 10 सालों के। 12th पीसीएम अगर आप तीनों सब्जेक्ट लेने का सोच रहे हैं तो 299 में ये आपको मिल जाएगा, या 12th पीसीबी ये भी 299 में आपको मिल जाएगा। जबकि बाजार में आप लेने जाते हैं तो एक बुकलेट आपको 300-400 रुपए की पड़ती है, यहां 299 में तीनों सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, फुली सॉल्व हैं 10 साल के पीवाईक्यूज। और दूसरी बात की जाए तो ये क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब जो एग्जामिनेशन में पेपर आएगा सीबीएसई बोर्ड का, उसमें बहुत तरह के सवाल आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। तो सबकी प्रैक्टिस के लिए बेहतर होगा क्वेश्चन बैंक लगाया जाए। यहां भी हम लोगों ने आपको मदद करने के लिए क्या किया है, चारों सब्जेक्ट पीसीएमबी, इनको आप जस्ट ले सकते हैं 499 के अंदर।
चारों सब्जेक्ट, और आपको ये देखिए पीसीएम भी लिखा हुआ है, सभी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, हजारों एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, सैंपल पेपर, सभी तरह के क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। बाजार में कोई लेने जाएंगे कि भाई मुझे क्वेश्चन बैंक चाहिए फिजिक्स का, 750-800 रुपए की एक बुकलेट पड़ेगी, इतना कंटेंट भी उसके अंदर नहीं होगा एक, और यहां तो चारों सब्जेक्ट 499 में है विद फुल ऑफ कंटेंट। तो आप इसको लेकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको लेंगे कहां से? तो आप ले सकते हैं बेटा अरविंद एकेडमी ऐप से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और इन कोर्सेज को लेके अपनी शानदार परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब जिस वजह से वीडियो बन रहा है मैं वो पढ़ाई की बातें करता हूं शुरू। तो बेटा हम लोग करते हैं शुरू एमसीक्यू की बाहुबली सीरीज चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गलती की संभावना लगभग ना के बराबर है, कुछ बच्चे अगर बिल्कुल ना पढ़े होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लिखा है डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट कब एग्जिस्ट करती है। तो मैं पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, आईडी की जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसकी बेसिस पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, जी हां, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स में बदलाव होगा जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं चेंज होगी तो डी फाई ई अपॉन डी टी जीरो हो जाएगा, उस समय डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो इसका आंसर साहब ए हो गया, पहला ही ऑप्शन मीट कर जाता है। क्यों मीट कर रहा है ये बता रहा हूं, अगर आपका एक क्वेश्चन ए मिल जावे सही तो आपके यहां सिंगल करेक्ट ही आते हैं, बाकी को एग्जाम टाइम में देखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए हम नजर मार लेंगे बाकी तीनों पर, ठीक। तो जैसे लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड से कोई लिंकेज नहीं है डिस्प्लेसमेंट करंट का। दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, ये गलत है, अगर ये नहीं बदलेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट भी नहीं करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग इसकी तो बातचीत थी ही नहीं। तो इस तरह से मैं हटता हूं, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, कई बच्चे नोट करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं ये क्या हमें बोलता है। तो ये बोलता है द ऑक्सिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले और मैग्नेटिक फील्ड वाले, वो ईएम वेव में कैसे प्लेस्ड होते हैं या कैसे काम करते हैं, ये भी आपको मालूम होगा, मैं उम्मीद करता हूं। नहीं मालूम तो मैं अभी बता रहा हूं, चिंता की कोई बात नहीं। तो यहां पर मैं चलिए समझा ही देता हूं, फिर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सिलेशंस करते हैं, है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात, वो दोनों ही सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में होने का मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टॉप पर पहुंचेगा उसी समय मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी टॉप पर पहुंचेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू जीरो होगी ऑक्सिलेशन करते वक्त, उसी समय मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की भी वैल्यू जीरो होगी, साथ साथ होगा, साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ घटेंगे। तो कुछ इस तरह का अगर मैं एक फिगर बनाने की कोशिश करूं जल्दी से, तो ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को किसी और कलर से मैं दिखाता हूं, और ये ऐसे बना देता हूं। ये मान लीजिए आपकी, मैं ज़्यादा अच्छा डायग्राम तो शायद ना बना पाऊं, ऐसे करके ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो ये मान लीजिए ये ऑक्सिलेट कर रहा है वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ऑक्सिलेट कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, ये जेड लिख दिया है, तो जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड देखिए ये टॉप पर पहुंचा तो ये टॉप पर पहुंचा, ये जीरो हुआ तो ये जीरो हुआ। सेम फेज में होने का यही मतलब होता है, साथ साथ बढ़ना, साथ साथ घटना। तो हम समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलरली ऑक्सिलेट करेंगे और सेम फेज में रहेंगे। अब इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे, अब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑप्शन पकड़ लेंगे। आइए देख लेते हैं। तो यहां पर मैं कलर को चलो येलो ही रखता हूं। तो लिखा है परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड अपोजिट इन फेज। भाई अपोजिट इन फेज तो गलत लिखा हुआ है, सेम फेज होना चाहिए था, बाकी तो सही है। पैरेलल टू ईच अदर गलत है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इन द सेम फेज, ये ऑप्शन सही है। तो आंसर इज सी।
और बाकी पैरेलल टू ईच अदर वाली बात तो गलत हो ही जाएगी। तो आप समझ गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में टपक जाता है, लेकिन आपका फंडा क्लियर है तो ये टपके या बरसे या तूफान आ जाए आप संभाल ही लेंगे। तो नोट करिए इसको और पॉज करके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पॉज करके आप नोट कर पाए होंगे। मैं तो कई बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं। मैं तो क्या एडवाइस करूंगा कि देखिए, मान लीजिए कोई वीडियो 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का, चलो भाई, आप अगर उसके साथ उसको पॉज करके नोट्स बना लेंगे ना, तो मान लीजिए वो 1 घंटे का वीडियो है, आप नोट्स बनाएंगे तो वो वीडियो मान लीजिए आपके लिए 1.5 घंटे का हो जाएगा, यही ना, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वो 1.5 घंटे में आपको सब आ जाएगा, आपके पास नोट्स भी बन जाएंगे। जब बच्चे सोचते हैं भाई स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स बना लेंगे, बाद में नोट्स बनाने वाले बच्चे केवल 2% हैं। 98% रह जाती हैं बातें, जो चीजें टाली जाती हैं कि अच्छा कल कर लेते हैं और बाकी जंजाल होने लगता है कार्यक्रम, वो रह जाती हैं। तो ये मेरे साथ भी होता है और ये आपके साथ भी होगा और जीवन भर होता रहेगा। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि जब हम समझ रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस है, तो लगे हाथ 1 घंटे के वीडियो की जगह हम 1.5 घंटे देंगे, लेकिन हम मजबूत काम करेंगे, हमारे पास लगे हाथ नोट्स बन जाएंगे। और ये सर्वेज भी बताते हैं ग्लोबल पढ़ाई में कि जब आप किसी चीज को समझकर लिखते हैं अपनी पेन कॉपी में, तो उसका रिटेंशन पावर या रिटेंशन टाइम काफी ज्यादा होता है बेटा। आप भूलते कुछ नहीं, छूटता कुछ नहीं, सब क्लियर रहता है। तो इससे बहुत एडवांटेज है अगर आप वाकई कमाल करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जिस टीचर का पसंद है वीडियो देखिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप अगर वो टीचर साहब अच्छे नोट्स दे रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उनका नोट्स बना लीजिए साथ साथ, इससे आपका फायदा होगा। टीचर का तो फायदा, आप वीडियो देख ही रहे हैं, बात खत्म हो गई, तो टीचर का तो आपके नोट्स बनाने में कोई फायदा है नहीं, अपना फायदा तो देखो। चलिए बात शुरू कर लेते हैं। नहीं आप सोचेंगे भाषण दे रहे हैं सर, लेकिन मैं आपके फायदे की बात करता हूं, क्योंकि मैं सब बच्चों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूं और ऑफलाइन ऑनलाइन सब पढ़ाया हुआ है। तो अपने को अंदाजा है कि क्या करने से क्या बेहतरी, और जो मुझे प्रॉब्लम आती है पढ़ाई में आपको पढ़ाने के लिए, उसको भी क्लोजली मैं देखता हूं कि मैं इस दिक्कत को कैसे दूर करूं। कई बार वो दिक्कतें मैं दूर कर ले जाता हूं, कई बार वो दिक्कतें नहीं दूर कर पाता, ऐसा भी होता है, लेकिन प्रयास जारी रहता है, कोशिश मेरी जारी रहती है। कभी भी आप 100% ऑब्स्टिकल्स नहीं दूर कर पाएंगे, लेकिन अगर आप प्रयास जारी रखेंगे तो 100 में से 80-90% तो दूर कर देंगे। उतनी ही सफलता के लिए बहुत है, कमाल कर जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो नोन एज हीट वेव। देखिए ये टोटल जो सवाल है वो आपकी याददाश्त के भरोसे, मतलब पढ़ाई में याद जो किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, क्योंकि जब ये किसी पर पड़ती हैं तो उसका टेम्परेचर को ये रेस कर देती हैं। तो इसका आंसर डी हो गया। अब इसमें कोई कैलकुलेशन या कोई ए से बी कॉन्सेप्ट नहीं जाना था, याद था, फट से कर दिया। तो ये मेमोराइजेशन पर बेस था बेसिकली, नोट करें आप। अगला सवाल पकड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे कहते हैं स्क्रीन से हट जाया करिए नोट करने के लिए, इसलिए हटता हूं, फट से आप पॉज करिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज द लीस्ट वेवलेंथ। अब आप लीस्ट वेवलेंथ में जानते हैं कि लीस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, हम तो ऐसे याद किए हुए हैं। और गामा रेज जो होती हैं, इनका पेनिट्रेशन पावर सबसे तगड़ा होता है, इनकी पास फ्रीक्वेंसी काफी, E = h समझें, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम। वैसे तो आप याद किए होंगे तो सीधे लिख सकते हैं, तो मुझे दिखाई पड़ गया कि इसका आंसर गामा रेज है। अब जहां गामा रेज पहले ऑप्शन में था तो आंसर इज ए। तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो गामा रेज की है, या आप बोल लीजिए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, वो गामा रेज है, जिससे इसके पास एनर्जी ज्यादा होती है और पेनिट्रेशन पावर काफी बढ़ जाती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चौथा नंबर का सवाल था। आइए 5वें नंबर पे भी चलते हैं। बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन हम लोग प्यार से समझते हुए करेंगे, है ना। 5वां नंबर, ए वेल्डर वियर्स स्पेशल ग्लासेस टू प्रोटेक्ट हिज आईज मोस्टली फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट। अब वेल्डर आपने देखे होंगे, जो फैब्रिकेटर्स नहीं होते हैं, लोहा लक्कड़ को वेल्ड करते हैं, बनाते हैं, डिज़ाइन विज़ाइन आपके इतना तो आपको पता ही है, गेट वेट बनाते हैं, रेलिंग वेलिंग बनाते हैं, और भी तरह के डिज़ाइन बनाते हैं।
तो वो जो आप देखेंगे वो चश्मा लगाते हैं, है ना। कई लोग बिना चश्मा लगाए वो काम नहीं कर पाएंगे, तो कई लोग तो ऐसे रखते थे, लेकिन अब चश्मे आ गए, और अक्सर ये लोग ना थोड़े बदमाश होते हैं तो लोकल चश्मा यूज़ करते हैं। बल्कि इसमें कंपनी का चश्मा एक आता है, वो महंगा आता है, वो यूज़ नहीं करते पैसे की वजह से, लोकल। लेकिन क्यों यूज़ करते हैं, उसका मेन कारण क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेस से बचने के लिए। तो ये लोग लोकल चश्मे ले आते हैं जो सस्ते पड़ते हैं, लेकिन कुछ काम वो भी कर ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर सजेशंस ये रहते हैं कि भाई आप अच्छी कंपनी का चश्मा यूज़ कीजिए जिससे आंखें डैमेज ना हो, ठीक है। क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पार्किंग होती है जिससे वो वेल्ड होता है। अगर आप नेकेड आई से देख लेंगे, मैंने एक दो बार कोशिश की है, आपके सर में दर्द हो जाएगा। और ज़्यादा ध्यान से अगर आप देख लेंगे थोड़ी देर, तो क्या होगा ना, एक एक हफ्ते तक सर में दर्द और आंखों में चमक बनी रहती है। एक बार मैंने ऐसा किया था तो एक दिन तक दिक्कत बनी थी, क्योंकि उसका डर ही है। हमने कहा देखें कैसा होता है। काफ़ी उम्र पहले की, काफ़ी पहले की बात बता रहे हैं। जैसे आप लौंडे टाइप नहीं रहते हैं तो वो खुराफात करने चढ़ी रहती, ये भी करके देखो वो भी करके देखो, तो वही घटना मुझे याद आ गई है। तो ये थोड़ा सा जो समझ बूझ के काम करना ही बेहतर है ना, सब चीज़ टेस्ट नहीं कर सकते हैं। एक बात और एग्जांपल में याद आ गई। देखिए जीवन में क्या होता है, आप जब पढ़ेंगे ना, कुछ चीज़ें पढ़ के हम सीखते हैं, कुछ चीज़ें करके सीखते हैं। तो हर चीज़ करके नहीं सीख सकते। अगर कहीं पर ये लिखा है कि ये शीशी में पॉइजन है तो आप ऐसा थोड़ी कहेंगे कि हम भैया इस बात को नहीं मानेंगे, टेस्ट करके देखेंगे कि है कि नहीं। टेस्ट करेंगे, ढाई से निपट जाएंगे। तो ध्यान रखिए, हर चीज को करके सीखना पॉसिबल नहीं है। कई चीजें जो हैं, कम से कम साइंस में बात करें, जो बातें लिखी हैं उसको मान लेते हैं, फिर उसको उसके हिसाब से आगे चीजें की जाती हैं। आप समझ पाए होंगे। 5वें नंबर का सवाल हो गया। आइए फटाफट 6ठे नंबर का सवाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन आ रही। तो बहुत ही सरल सवाल है, इसमें आंसर हो जाएगा एक्सरे बेटा। तो इस सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं थी, और ज़्यादा बातें भी ना करें इस सवाल के लिए, आराम से आप समझ पाए। हड्डी टूटती है तो एक्सरे का सहारा लेते हैं हम लोग फ्रैक्चर देखने के लिए, और फेफड़ों का भी एक्सरे होता है, लंग्स का, डिजीज़ जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वगैरह के लिए, और भी चीज़ों के लिए। जब कोरोना हुआ था तो फेफड़ों का बहुत एक्सरे हुआ था, ये देखने के लिए कि भैया क्या हालात हैं, क्योंकि कोरोना में तो फेफड़े बहुत डैमेज हुए थे लोगों के। खैर एनीवे, वापसी करते हैं नंबर 7 नंबर के सवाल पर। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब जानते हैं जब भी ऐसे सवाल आए, ये नॉट वाले वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा। अक्सर हम मिस कर देते हैं, नॉट भूल जाते हैं, सवाल गलत हो जाता है। About the properties of electromagnetic waves पढ़ते हैं। These waves do not require any material medium for their propagation। ये सही है, गलत थोड़ी है, तो नॉट में नहीं आया, सही। Both electric and magnetic field vectors attain the maxima and minima at the same time। कहने का मतलब सेम फेज में है, ये भी ट्रू है। The energy in electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic field vectors। ये भी सही है। देखिए जो एनर्जी टोटल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो क्या कैरी करती है, एनर्जी एंड मोमेंटम। तो एनर्जी जो टोटल होती है ना, उसमें आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करता है, और आधी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करता है। अगर उसके पास 100 एनर्जी है तो 50 आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड से, 50 आएगी मैग्नेटिक फील्ड से। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी इसका डेरिवेशन भी पूछते हैं, जो मैंने वन शॉट पे आपके लिए कराया है कि शो करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। नंबर डी देखते हैं। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल कहाँ होते हैं ये तो परपेंडिकुलर होते हैं। तो नॉट में ये शामिल हो गया और आंसर हो गया डी। जैसा आप समझ पाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर इन सेम फेज। तो इसको भी नोट किया जाए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 8 पर। लिखा है द कंडक्शन करंट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन सोर्सेज। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट सेम कब होती है, जब आप एसी सोर्स लगाते हैं या डीसी सोर्स लगाते हैं। इसका आंसर देखिए, पॉज कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या बनेगा आपके लिए। खैर आप समझ पाए होंगे या नहीं मालूम तो ध्यान रखिएगा। आंसर है इसका सी। सोर्स आपका एसी हो या डीसी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट करंट
आपकी कंडक्शन करंट के सेम रूप में देखी जाती है। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। अगली बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय द करंट दिस वन डिस्प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, when discharge of the capacitor takes place through a resistance, the rate of change of electric flux, ये क्या कह रहा है, d phi अपॉन dt बता दो हमको कितना है। अब यहां जिस करंट से हमने चार्ज किया था डिस्प्लेसमेंट करंट उसी के बराबर लेते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, id इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट का, और आपको चाहिए क्या, डी फाई ई अपॉन बेटा डी टी, यानी आई डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई डी की वैल्यू ऊपर वाली ही हो गई सेम एज ए कंडक्शन करंट 2 इंटू 10 की पावर -7, और एप्सिलॉन नॉट आप जानते ही हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी 2.26 इंटू 10 की पावर 4 वेबर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। अब मैच करा लेते हैं, किससे मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है 2.26 वाला आंसर नंबर ए। इस तरह से ये सवाल देखिए बन गया, और आपको आना भी चाहिए। मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए। नंबर 10 सवाल आपके सामने लाया जाएगा, तो आप नोट कर पाए होंगे बड़े प्यार से। अगली बात करते हैं नंबर 10, फंडामेंटल पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है, फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, फोनॉन है, प्रोटॉन है। तो यहां पे फंडामेंटल पार्टिकल होता है फोटोन, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो चर्चा की जाएगी वो ऑप्शन नंबर ए, जो कि फोटोन है। जो पूछा जाए उसका जवाब उचित तरीके से आप दे दें, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल जो आने वाला है वो खास इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा सवाल है, कहीं भी पूछा जा सकता है और आप उसका आंसर कर देंगे अगर थोड़ी सी जानकारी बेहतर है तो। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स इन ए मीडियम विच हैज रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी किसे कहते हैं, म्यू आर की वैल्यू है 1.3 बेटा, और रिलेटिव परमिटिविटी जिसे आप बोलेंगे एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू है 2.14। ये सब गिनतियां होती हैं, यूनिट्स नहीं होती, क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है। देन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमको v निकालना है। अब जानते हैं ना, इसका और इसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इस पे वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत आपसे ये घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो इसका रिलेशन क्या हो गया, बड़े आराम से आप कह सकते हैं, यह पता होना चाहिए, v इज इक्वल टू सी अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला किसी बच्चे को नहीं याद है तो एक गिलास पानी तुरंत पी लीजिए मतलब याद होना चाहिए आपको, जरूरी है। छोटा फॉर्मूला आता बहुत है, बस इसी का इस्तेमाल कर लीजिए आप साहब। v लिखा, c होती है स्पीड ऑफ लाइट, यहां पर इस c से समझ पाए होंगे, 3 इंटू 10 की पावर 8 अंडर रूट, बाकी दोनों गिनतियां लिख दीजिए, तो 1.3 इंटू 2.14। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको सॉल्व करेंगे नीचे तो 1.67 मिल जाएगा, और टोटल वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है, और ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर मिलेगा डी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपको मिल जाता है डी। इस तरह से सवाल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये फॉर्मूला काफी डिस्प्लेसमेंट करंट वाला फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला और ई एंड बी की कहानी, परपेंडिकुलर सेम फेज, ढैं ढैं ढैं, तो वो चीज जो है पकड़ के जरूर रखिएगा, घुमा फिरा के आएगी जरूर। मैं हटता हूं और क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लेके आता हूं। बड़े आराम से करिए, मजा आता है क्वेश्चन करने में। आइए, तो 12वां है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट। ये तो आपको सपने में भी याद होगा, एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ढूंढ लीजिए, मिल गया ऑप्शन सी। इसकी गलती करना अपराध है तो ये इसका गलत आंसर नहीं कर सकते आप, इसको नोट करें। अगला सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बेटा जी, तो इसको नोट कर पाए होंगे। आइए 13वां नंबर सवाल पकड़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है।
लाइट वेव ट्रेवलिंग इन एयर अलोंग एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस वन। एक लाइट वेव है जो इसके इस इक्वेशन के हिसाब से चल रही है। 11th क्लास में इक्वेशन ऑफ वेव देखी थी, वैसे ही लिखा हुआ है। तो यहां पर ये देखिए एक्स है तो एक्स डायरेक्शन में चल रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वाई है तो वाई डायरेक्शन में ऑक्सिलेट कर रहा है। अच्छा, देन द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेव विल बी गिवन। मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू बी नॉट हमको चाहिए। अब देखिए, पहले एक चीज हम याद दिला दें आपको भाई कि C जो होता है वो E नॉट अपॉन बी नॉट के बराबर होता है। ये फॉर्मूला बड़ा काम का ये भी है, इसी से हम खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? ये जो इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू ई नॉट करके लिखी होती है, तो दिस इज ई नॉट। ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ई वाई करके जो ई नॉट करके लिखी होती है, तो ये ई नॉट की वैल्यू यहां क्या हो गई 540। तो इसी से अगर मैं पकड़ूं, बी नॉट निकालना था, ई नॉट अपॉन सी, तो ई नॉट की जगह लिख दोगे 540। स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10 की पावर 8, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 18 × 10 की पावर -7 टेस्ला। और ये आपका बेटा जी आंसर आ गया। बस ऑप्शन मिला लेते हैं। 18, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये ऑप्शन ए आपका सही हो गया। ये सब छोटे छोटे देखिए, मैंने यही कोशिश की है हर वीडियो में, PYQ में भी और MCQ में भी, कि हर तरह हर वैरायटी का सवाल ले लिया जाए, जिससे आपको तरह तरह के क्वेश्चंस लगाने का अंदाजा भी हो जाए, और दूसरी बात पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाए। देखिए, कमाल वही लड़का करेगा जो पढ़ने के बाद, अगर आप पढ़े ही नहीं हो तब तो मस्त रहो मतलब नो स्टडी नो टेंशन, जय श्री राम वाली बात जो कहता है अंधाधुंध भगवान देखेगा, तो भगवान नहीं देखेगा, देखेंगे आप, नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट आप ही देखेंगे। भगवान तो जानता है पहले से। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर ये पॉइंट आता है कि आपकी इच्छा है कि अच्छा प्रदर्शन करें। उसके लिए जरूरी है कि पढ़ने के बाद मल्टीपल रिवीजन हो। हर आदमी भूलता है, कोई ज्यादा भूलता है, कोई कम भूलता है। भूले ना तो पागल हो जाए आदमी। तो अगर आप ये सोचते मैं पढ़ती हूं और भूल जाती हूं, तो आप लोड ना लीजिए। उसका समाधान है रिवीजन। कोई आदमी 2 रिवीजन कर रहा है तो आप 4 कर लीजिए, बात खत्म, लेकिन छा जाइए। तो कुल मिला के ये है कि मल्टीपल रिवीजन विल मेक योर बात मेक योर रिजल्ट। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोचे कि हम रिवीजन करेंगे, पढ़े नहीं है रिवीजन, तो भाई रिवीजन किस चीज का करोगे जब पढ़े ही नहीं हो? रिवीजन तो होता पढ़ी हुई चीज का। तो जल्दी पढ़िए, तेज पढ़िए, वो आपके ऊपर है, लेकिन पढ़ने के बाद रिवीजन होता है। और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो भाई साहब सब बहुत बढ़िया है, हम उसके क्या बोलें, मस्त रहिए। नो नॉलेज नो टेंशन नो वरीज, खाली दिमाग, मस्त रहिए। खैर चलिए आगे की बातचीत करते हैं। हम लोग यही सोच के ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं तो यही मान रहा हूं कि आपकी इच्छा है कि आप बहुत शानदार रिजल्ट लेके आएं। तो इसको कोशिश है कि ये जो MCQ पूरे बनाए गए हैं ये पूरे चैप्टर का रिवीजन भी करा दें, जिससे सारे पॉइंट याद आ जाएं, सभी वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिल जाए। ये देखिए, इसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 14 है, देयर आर 3 वेवलेंथ्स। ये मेमोराइजेशन वाला सवाल है, ये इसकी वेवलेंथ दे रखी है और इनका रेस्पेक्टिव नेम बताना है। तो अब वेवलेंथ इसको याद करना पड़ेगा। लेमडा अगर हमारी 10 की पावर -8 मीटर की है तो ये वेवलेंथ कौन सी हो जाएगी? यूवी रेज। अब याद रखेंगे तब कर पाएंगे, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं बनेगा। अगर लेमडा हमारी 10 की पावर -2 मीटर की है तो ये बन जाएगी माइक्रोवेव। और इसी तरीके से अगर हमारी लेमडा 10 की पावर 8 मीटर की बड़ी है काफी लेमडा, तो ये बनेगा आपका रेडियो वेव्स। तो ये याद कर लीजिए, इसी से हिसाब बनने वाला है। ऑप्शन क्या बना इसके हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर बी बनता है। आंसर इज बी। टोटली बेस्ड है आपकी याददाश्त पे, आप नोट कर लें। अगला सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है, मैं आपके सामने लेके आता हूं बहुत तेजी से। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है एक्स रेज ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, लेमडा किसी भी वेव का दिया जाए और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो आप जानते हैं कि C इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा।
और सी की जगह वी होता है बेसिकली, लेकिन क्योंकि ये एक्स रेज है, अल्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो उनकी स्पीड इन वैक्यूम सी, इसलिए सी लिख दिया है। ठीक, अब यहां पर बातचीत करें हम लोग, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो c अपॉन लेमडा, तो c हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 और लेमडा दिया 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 की पावर -10 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 10 की पावर 18 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है। सवाल खत्म हो गया है। कोई भी सवाल है ऐसे निपटा दीजिएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये देखिए 16वें नंबर सवाल पे हम लोग आ गए हैं और इसमें बोला है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये लिस्ट 1 ये PQRS लिखा है, लिस्ट 2 1 2 3 4 लिखा है। चलिए पढ़ते हैं और मैच करने की कोशिश करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज किन चीज़ों में, ये पहले का भिड़ंती हो गई तीसरे से। स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के काम में आता है, जिससे अगले पेशेंट पे यूज करने के काबिल हो, वरना इन्फेक्शन फैल जाएगा। यूवी रेज वहां काम कर सकती हैं। माइक्रोवेव्स की बात करें तो ये राडार सिस्टम के लिए काम होंगे। ये हो गया राडार सिस्टम। इंफ्रारेड रेस की बात करें तो किस काम में आएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के काम में। तो इसका कार्यक्रम इससे हो गया। अब बचा आखिरी एक ही है, एक्सरे क्रिस्टल्स के लिए, तो मैं इसको ऐसे ले जाता हूं ये आपका हो गया नंबर 1 पर। तो आप देख लीजिए यहां पर कि ये आप खटाखट लिख के मैच कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपको मिलेगा। यहां पर P का 3 है, P का ये देखिए तीसरा है, Q का चौथा है, R का इंफ्रारेड का अपना नंबर था 2, तो ये 2 मिल गया और आखिरी वाले का 1 था, ये 1 मिल गया। तो इसका आंसर ए होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप देख पाए होंगे। मैं हटता हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और इस क्वेश्चन में 1 requires 11 electron volt of energy to dissociate a carbon monoxide molecule into carbon and oxygen atoms। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम में तोड़ने की प्रक्रिया इस तरीके से होगी। इतनी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए ऑफ द एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू अचीव द डिसोसिएशन लाइज। अब देखिए ईएम वेव की जो एनर्जी होती है उसको हम ई फोटोन वाली एनर्जी से कोरिलेट करते हैं, ई इज इक्वल टू एच न्यू से। तो ईएम वेव की जो एनर्जी होगी, मैं यहाँ पर ये थोड़ा मोटा चलना चाहिए था इससे, लेकिन चलिए मैं इसी को लेता हूँ, थोड़ा इसको मोटा कर लेता हूँ, अब शायद चलेगा। मोटा तो काफ़ी लग रहा है लेकिन कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है लग रहा है। खैर चलिए कोई बात नहीं है। E इज इक्वल टू एच न्यू की बातचीत हम लोग करते हैं, इसलिए कि आपको कलर्स काफ़ी थोड़ा उभर के आए तो मोटा लिखने की चाहत थी। खैर E इज इक्वल टू एच न्यू की बात करते हैं। अब यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, तो उसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू देखिए कितनी हो गई, लिखा था 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 11 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये ध्यान रखिएगा, जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में अगर कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कहानी निकालने को बोला है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 11 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन एच। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं और इसकी वैल्यू हो गई बेटा एच की 6.63 या 62 एंड 10 की पावर -34। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 2.6 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। ये आपका आंसर है। और ये किस रीजन को बिलोंग करता है, क्योंकि यहां पे ऑप्शन वैसे हैं, तो दिस फ्रीक्वेंसी बिलोंग्स टू कौन सा रीजन, अल्ट्रा वायलेट। ये थोड़ा याद रखना होगा जिससे कर पाए आप। रीजन लिख देते हैं,
तो ये आपको अल्ट्रा वायलेट रीजन में बिलोंग करता हुआ दिखेगा बेटा। तो यहां पर आंसर इज सी। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है और एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन जो आपके कोर्स में हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो मैंने इसमें शामिल कर लिए जिससे आपकी पढ़ाई पुख्ता हो सके। तो आंसर इज सी, आंसर इज बेटा सी। बस इसको नोट कर लीजिए, आगे बातचीत हम लोग जारी रखते हैं। तो इसको आप नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 18th नंबर है। अब यहां बोला है ए लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन एज दिस वन। बहुत ही सरल सवाल है, इसको देख के डरिएगा नहीं, एग्जाम्पलर का सवाल है, थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। तो ई लिखा हुआ है। अब ये लिखने का मतलब है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूवमेंट है, या इससे पहचान लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखा है इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग इनफाइनाइट वॉल z इक्वल टू ए। z इक्वल टू ए एक प्लेन है, उस प्लेन पर ये z इक्वल टू ए प्लेन है, उस पर जाके नॉर्मली हिट कर रही है। ये z इक्वल टू ए कौन सा प्लेन हो गया, जो कि z एक्सेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ऐसे जाके इसने हिट किया इस वेव ने। फिर क्या हुआ, एज्यूमिंग दैट द मटेरियल ऑफ द वॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी जो वॉल का मटेरियल था वो ऑप्टिकली कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा इस वेव में, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड वेव विल बी, ये देखिए यहाँ पे ऐसे वेव गई होगी, यहाँ पर हिट की और ऐसे लौटी वेव, और इसने, इस वॉल ने कोई भी ऑप्टिकली कोई भी चेंज नहीं किया, और ऊपर से टोटली रिफ्लेक्टिंग वॉल थी, कहीं लिखा था परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं हुआ। तो अगर देखिए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल है तो ई नॉट बना रहेगा। ये देखिए जो ई नॉट था, अगर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग नहीं होती, कुछ एब्जॉर्व कर लेती, तो ई जो इसका एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक वेक्टर का वो घट जाता। यहां पर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग की वजह से ई नॉट मेंटेन रहा, पकड़ में आई बात। और ऑप्टिकली इनएक्टिव वॉल की वजह से जो इसने वापसी की, उसका मतलब है इसके फेज में कोई परिवर्तन नहीं किया। यानी ये जो वेव जा रही थी और लौटने वाली वेव, इन दोनों का फेज एक ही है। तो फेज एक है तो इसमें कुछ एंगल जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बस हुआ क्या है, ये जा रही थी इस डायरेक्शन में, अब जा रही है उल्टी डायरेक्शन में। तो नई वाली वेव जो लिखेंगे उसे क्या लिखेंगे, ई नॉट आई कैप, जैसे लिखा है मैं वैसे ही लिख देता हूं, आई कैप कॉस, और यहां पे डाल देंगे माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी। ये देखिए ये डायरेक्शन अपोजिट है तो ये z की जगह माइनस डाल दिया। अब यहां पर देखिए, इससे अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लिया, के जेड प्लस ओमेगा टी। आप जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा हुआ करती है, इसलिए ये वैल्यू बन गई ई नॉट आई कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी। और यही आपको कोई ऑप्शन में यहां पर दिया हुआ मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, नजर मार लेते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड, ये ई आर लिख दो तो ये रिफ्लेक्टेड वेव की कहानी बन जाती है, और ऑप्शन बन जाता है इसका बी। ये देखिए आंसर बी आ गया। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया भाई कि ई नॉट क्यों बना रहा है, इसलिए कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह से फेज में कोई परिवर्तन इसने नहीं किया है, इसलिए सिंपली के जेड की जगह माइनस जेड प्लेस कर दोगे और आंसर आपके हाथ आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल है, दिमाग थोड़ी नॉलेज लगती है इसमें, मैंने आपको समझाया, इसको पकड़ के रखिए। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, टपक सकता है, इसलिए आप ना चूकें। आप मेरे ख्याल से इसको नोट कर पाए होंगे। अगले भी दो सवाल, एक सवाल जो भी है उसको भी हम लोग करते हैं। आइए अगले सवाल पर। लिखा है लाइट with an energy flux of 20 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence. If the surface has an area of 30 centimeter square, the total momentum delivered for complete absorption during 30 minutes is। देखिए मोमेंटम की जब बात आती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना मोमेंटम ट्रांसफर करती है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है मोमेंटम ट्रांसफर इज टोटल एनर्जी अपॉन सी। ये अगर फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो, अगर नहीं आता है तो सवाल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, होएगा नहीं।
आता है फॉर्मूला, पकड़ लिया। U क्या है? टोटल एनर्जी जो इसके ऊपर फॉल की है, सवाल के अकॉर्डिंग 30 मिनट में और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पे फॉल की है। और C है स्पीड ऑफ लाइट, P है मोमेंटम। बात पकड़ में आ गई। अब यहां U की बातचीत देखते हैं। U क्या है यहां पर? U है एनर्जी कैरीड बाई लाइट, एनर्जी कैरीड बाई EM वेव या लाइट हम लिख देते हैं। और ये बराबर किसका हो जाएगा? IAT। ये इंटेंसिटी हो गई लाइट की जो पड़ रही है, और इंटेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एरिया और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल एनर्जी मिल जाएगी आपको। तो IAT इज द टोटल एनर्जी कैरीड बाई वेव या लाइट यहां पर। अब इसी का इस्तेमाल देखिए आगे कर रहे हैं। तो P का वैल्यू क्या बना यहां पर बेटा? U लिखते हैं तो U की कहानी IAT आ गई, और साथ में ये हम C की बात करें तो ये C आ गया, जैसा आप यहां पर मेरे ख्याल से पकड़ पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से इसको मोटाई थोड़ा बढ़ाने के चक्कर में हूं, असर लगता है पड़ ही नहीं रहा है। किससे असर पड़ेगा? इससे पड़ेगा क्या मुझे नहीं मालूम। देखें कितना मोटा हुआ कि नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ असर। तो चलिए इसको थोड़ा सा मध्यम गति में रख के फिर आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहां पर IAT अपॉन T की बात लिखते हैं। I यहां दिया हुआ था 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वैल्यू रख देते हैं 20। एरिया की बात है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर तक कट जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए चेंज नहीं किया है, इससे उड़ गया। टाइम लिखा 30 मिनट, तो 30 सेकंड में चेंज कर लोगे 30 × 1800। समझते हैं ना भाई? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 30 1800। और C है स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸ 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? 336 × 10⁻⁻4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम हो गया, और ये मोमेंटम का जो आंसर आपसे मैच करेगा वो B नंबर मैच कर रहा है। तो इस तरह से ये सवाल देखिए इंटरेस्टिंग है, और आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। B ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इस तरह से ये कहानी बनेगी, इसको नोट कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए करता हूं जो कि आपके सामने आने वाला है, तो इसको आप नोट कर पाए होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये भी NCERT एग्जाम्पलर का है और आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो लिखा द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम 100 वाट बल्ब एट 3 मीटर distance is E. The electric field intensity produced by the radiations coming from 50 watt bulb at same distance। भाई एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाए हुए हैं 100 वाट का, 3 मीटर पे जो इंटेंसिटी आपको मिल रही है वो मिल रही है E, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब उसकी जगह 50 वाट का बल्ब लगा देंगे तो कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलेगी? तो यहां पर जो फॉर्मूला लगता है वो लगाइएगा, अंदाजा मत मारिएगा कि 100 से जितनी मिल रही है E से उसकी आधी मिलेगी। आंसर शायद यही आए, लेकिन साइंटिफिक तरीका यूज करेंगे। तो यहां पर हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, जितनी एनर्जी फॉल कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और ये U अपॉन A को क्या लिख देते हो? पावर अपॉन P, U अपॉन T को लिख दोगे पावर अपॉन एरिया। तो यहां पर आपने देखा E इज प्रोपोर्शनल टू पावर हो गया, क्योंकि अगर फॉर ए गिवन एरिया अगर कांस्टेंट है तो E इज प्रोपोर्शनल टू P हो गया। तो इससे हम क्या समझे कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। और यहां पर आप अगर E1 अपॉन E2 की वैल्यू लगा दी जाए, तो अगर हम E1 को मान लीजिए सेकंड वाला मान लें, खैर चलिए, तो E1 की वैल्यू E थी और E2 की हमें निकालनी है। इसका 100 वाट था, इसका 50 वाट है, तो ये 1/2 आ गया, और E डैश कितना आ गया? ये 2 आ गया, 1/2 कहाँ है?
ये 2 आ गया और ई डैश हो गया E/2। ये आपका आंसर आ गया है। इसको बड़े प्यार से कर सकते हैं, आंसर मिलेगा ए। ये इस तरह से देखिए आंसर आ गया और इसको लॉजिकली पकड़िए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आइए चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाएं तो आप विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर की तरह खेल जाएं। ये कोशिश है अपनी, है ना, चूके हम लोग कुछ नहीं। आइए आज का मेरे ख्याल से ये अभी ये सवाल करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही सवाल है, देखिए, जिससे कि आपकी बातें बन जाएं अच्छे से। यहां पर बोला गया इफ ई एंड बी represent electric and magnetic field vectors of the electromagnetic wave, the direction of propagation of electromagnetic wave is along। ये तो बड़ा पूछा जाता है और आपको शायद इस सवाल में मैंने शायद करा भी दिया है, आपको नहीं कराया तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, शॉर्ट में लिख देते हैं, ईएम वेव के चलने का डायरेक्शन किधर होता है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में E क्रॉस B हमको मिलता है। E क्रॉस B, ये दोनों वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है ना। E राइट हैंड स्क्रू रूल लगाओगे, E से B की तरफ अंगूठा जिधर, तो जिस डायरेक्शन में E क्रॉस B करके अंगूठा मिल रहा है उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन, यानी वो चलेगी उस डायरेक्शन में। तो यहां पर आंसर समझ में आ गया, आंसर कितना बैठता है, डी। ये भी बात आप अच्छे से समझ गए हैं। अगला सवाल लेते हैं जो कि आज का अंतिम सवाल होगा, आइए देखते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, और यहां मैं पहली बार नीला कलर यूज करता हूं, मजा आता कलर बदल के। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये सवाल हम लोग पकड़ लिए। आपको मैंने इसी लेक्चर में समझाया था कि जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन सेम होता है, 1:1 का रेशियो होता है, यानी आधा एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड, आधा मैग्नेटिक। तो इंटेंसिटी भी तो एनर्जी ही है, बस इतना है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉलोइंग नॉर्मली, यही तो बोलते हो इंटेंसिटी को, तो वही है। तो 1:1 जो आंसर है ये एब्सोल्युटली आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ये खत्म हो जाता है लेक्चर, आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। उम्मीद है आप इसको नोट कर पाए होंगे। खत्म करने से पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा 2 इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में, जैसे ये PYQs हैं, 12th PCM, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फुली सॉल्व्ड 10 साल के आपको मिल जाएंगे। यहां पर बाजार में 300-400 रुपए, यहां 299 में तीनों सब्जेक्ट, 12th PCM या 12th PCB। और ये क्वेश्चन बैंक है, सभी तरह के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आएंगे उस पर ये चर्चा की गई है सारे प्रैक्टिस के लिए। चारों सब्जेक्ट PCMB साइंटिफिक सब्जेक्ट्स चारों, वो आपको मिल जाने वाले हैं 499 में। बाजार में जाएंगे, एक बुकलेट ही फिजिक्स की 750-800 रुपए की पड़ती है। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और उसके स्टोर सेक्शन में जाकर इनरोल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम का है या पसंद आया है तो इसको शेयर एंड लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइए किस तरह का सपोर्ट आप चाहते हैं, जिससे मुझे फीडबैक मिले और उस डायरेक्शन में मैं वीडियो बनाकर आपका सपोर्ट कर सकूं। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।